बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। आई चुंदरीगर रोड और सदर, शाहराह फैसल, औरंगी टाउन और मलीर में बारिश। गुरु मंदिर, नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबार समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम हुई है। जी बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने अब पहले ही पेशगोई कर रखी थी। कराची में इस हफ्ते के दौरान हल्की और दरमियाने बारिश मुतवक्के है। आज सुबह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश जारी है। नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के भी मुख्तलिफ मकामात पर सुबह से ही जो है वो बारिश का आगाज हो चुका था। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया था कि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो अब 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा और अब से कुछ देर कबल जो डिग्री है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हवा में नमी का तनासुब भी है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि इस हफ्ते जो है वो लगातार वक्फे वक्फे से जो है वो कराची में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद खुश्क सर्दी, धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा हो गया। शहर में सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और सर्दी का एहसास भी बरकरार है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं सुलेमान सदीक से। जी, आगाह कीजिएगा। मौसम में तब्दीली नज़र आने लगी। मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद से खुश्क सर्दी और फ़ज़ाई आलूदगी और धुंध का खात्मा हो गया है। शहर का मतला जो है वह इस वक्त साफ़ नज़र आ रहा है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 16 और कम से कम 9 रहेगा। इस वक्त शहर में 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और हवा में नमी जो है वो 95% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात नहीं, बल्कि शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात का साथ ये भी कहना है कि 4 फरवरी के दरमियान शहर लाहौर समेत मुल्क भर में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI, बुशरा बीबी और खाबर मानिका में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल भी दौरान इजरा खाबर मानिका से लड़ पड़े, मुक्का मारने की कोशिश भी की और हम हलफ उठाने को तैयार हैं। खाबर मानिका भी हलफ उठाएं। बानी PTI का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा, बयान दिया। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। खाबर मानिका ने कहा, खुदा से डरो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा घर बर्बाद कर दिया। जज ने कहा, हलफ ले लिया तो जिरा का हक ख़त्म हो जाएगा। बानी PTI ने कहा, हम हलफ भी लेंगे, जिरा भी करेंगे। बुशरा बीबी ने कहा, मेरे बयान के बगैर अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती। गैर शरई निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में केस की समाअत 7 घंटे तक जारी रही। समाअत सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने की, जिसके दौरान 2 गवाहानात के बयानात कलम कर लिए गए। बुशरा बीबी के वकील ने ओन चौधरी और खबर मनिका के बयानात पर जरा मुकम्मल कर ली, जबकि बकिया 2 गवाहान मुफ्ती सईद और लतीफ के बयानात पर आज जरा मुकम्मल की जाएगी। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा भी आज गवाहान के बयानात पर जरा का आगाज करेंगे। दौरान समाअत बानी PTI, बुशरा बीबी और खबर मनिका के मबैन तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल भी दौरान जिरा खबर मनिका से लड़ पड़े। वकील उस्मान गुल ने खबर मनिका को मुक्का मारने की कोशिश की। बानी PTI का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा, कहा वो और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ लेने के लिए तैयार हैं। खबर मनिका भी हल्फ ले, जिस पर अदालत ने बानी PTI से कहा, हल्फ लेने के बाद आपका हक जिरा खत्म हो जाएगा। जिसके बाद बानी PTI हल्फ लेने से मुकर गए, कहा हम हल्फ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत दबाव डालकर काम कर रही है और वकला को वक्त दिए बगैर काम किया जा रहा है। फैसलों से 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर बड़ा सवालिया निशान आएगा। जिस तरीके से ये ट्रायल चले, अब हमें ये भी खदशा है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं तो शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। 8 तारीख को होने वाले इलेक्शन पे भी बड़ा सवालिया निशान आएगा कि जो लोग की निगरानी में ये हो रहा है, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। दूसरी जानिब अल-कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे, किसी को कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है।
दहशत गर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात का अमल नहीं रुकेगा। इंतखाबात में रखना डालने वाले नासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का ऐलान। कहते हैं कि सियासी जमातों और उम्मीदवारों को बिला खौफ खतर इंतखाबी मुहिम चलाने का साजगार माहौल फराहम होगा। शहरियों को वोट डालने के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। वोटों की गिनती नताइज के ऐलान के वक्त कानून हाथ में लेने वाले नासिर से खबरदार रहा जाए। पोलिंग डे पर इंटरनेट बंदिश के हवाले से कोई बात ज़ेरे गौर नहीं है। दहशतगर्दी हो या कुछ और, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। पेरिस में गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से तमाम अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा, इंटरनेट सर्विस का मामला सामने आया तो हमारा EMS ऑफलाइन काम करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिरसदारत अहम इजलास पे हुआ। एलामी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात में रखना डालने और अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासर से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने KP और बलोचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, दहशतगर्दी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंतखाबी अमल को मुतासर करने वाले वाकयात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए चीफ सेक्रेटरीज ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। किसी भी सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इलेक्शन के अमल में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना था कि बलोचिस्तान में होने वाले वाकयात का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। एलामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को वोट्स की गिनती, नताइज के ऐलान के वक्त मुख्तलिफ अनासर की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिशों से खबरदार कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे और मुल्क को भी फंसा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अल्लाह से माफ़ी मांगे, वादा करें आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। स्वात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग सीधे साधे हैं, क्यों उनके जज्बात से खेला, क्यों ऐसे शख्स को इजाज़त दी जिसने मुल्क को उजाड़ दिया। क्या 50 लाख घरों में से एक भी घर किसी को मिला? नए पाकिस्तान के चक्कर में पुराना पाकिस्तान भी तबाह हो गया। जिनको आपने पहले आजमाया उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। जहां नवाज शरीफ आपसे इतना प्यार करता है, वहां नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस भी आता है कि आप कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे, इनको धोखा क्यों दिया था, और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। ये आपको सोचना चाहिए था। एक बंदा नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से आपकी खिदमत कर रहा था, ऐसे बंदे को क्यों आपने जो है वो इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। मेरे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जी बिकती थी, 10-10 रुपए किलो। जाल में फंसे आप, और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो, मैं सच बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ? कोई काम गिनवाने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अगर इंशाल्लाह आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाल्लाह। बंदे से ऐसी तवक्कुआत मत करो कि मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। वो किधर है तब्दीली? इधर देखो, तब्दीली है कोई? सामने तब्दीली है, इधर तब्दीली है? कौन सी तब्दीली? ये तो मकर और फरेब की सियासत थी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। बानी PTI के बच्चों का मुकद्दर अगर लंदन है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? सबात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसी की गिरफ्तारी या आजमाइश पर खुश नहीं होती। एक खातून ने चोरी की है तो वो बनी गाला के महल में क्यों कैद है, बाकी आवाम की तरह जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं? सवात वालों जरा हाथ उठा के बताना, मरियम नवाज ने वादा किया था आपका नवाज शरीफ आपको वापस ला के दूंगी। मरियम नवाज शरीफ ने वादा पूरा किया या नहीं किया? बहुत लोग आए नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने की चाह दिल में लिए। बहुत लोग आए जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई, और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। ये सवात के अवाम की मोहब्बत नहीं तो और क्या है?
देखते तो होंगे, चाहे अपने घरों में दुबक कर टीवी स्क्रीन्स पर बैठे हो या छुप के कहीं से देख रहे हो, देखते तो होंगे नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल करने वाले कहीं ना कहीं से देखते तो होंगे। बोलो, नवाज शरीफ को अदालतों में घसीटने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जलावतन करने वाले देखते तो होंगे। इस अक्टूबर को जब नवाज शरीफ अपने वतन आपके दरमियान वापस आया था, तो जो लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर देखा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल मीनारे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान ने किया। फिर कहने लगे कि 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत रही है, उसके बाद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अवाम में नहीं निकल सकती। और आज अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ जहां जाता है अवाम का ठाठे मारता समंदर उसके सामने मौजूद होता है। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, दहशतगर्द समझते हैं मैं बच्चा हूं और डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। हम दहशतगर्दों से डरने वाले नहीं। कुछ कुव्वतें पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही हैं। वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। उनको मालूम है कि अगर मैं वज़ीर आज़म बना या जयाला वज़ीर आला बना तो उनकी तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी। खुजदार में जलसे से खिताब करते हुए बोले, लाहौर के सियासतदानों की वजह से महंगाई और दहशतगर्दी का बोझ उठाना पड़ रहा है। लापता अफराद का मसला भी हल कर सकता हूँ। कोई बलूचिस्तान और वफाक में दरारें ख़त्म कर सकता है तो वो वाहिद सियासतदान मैं हूँ। वो समझते हैं कि हम इनकी तशद्दुद की वजह से, इनकी नफरत और तकसीम की वजह से, कि शायद ये तो बच्चा है, ये तो खौफज़दा हो जाएगा, ये इनकी भूल है। हम शहीदों के जमात है, हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। एक तरफ एक तारीखी मुआशी बहरान है, ये पुरानी सियासत की वजह से, तख्ते लाहौर के लड़ाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम को बोझ उठाना पड़ रहा है। इनकी हरकतों की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका है, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, हाथ बांध के कहता हूँ कि तशद्दुद की सियासत ना करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गोली भी नहीं चलाया मगर पूरा पाकिस्तान बना के दे दिया हमें। तमाम मसाइल का हल मैं खुद निकाल दूंगा। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला बलोचिस्तान भर में तीरों की बारिश होगा, तीरों की बारिश। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ हर सूरत वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। पॉलिटिकल डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। लाहौर में मसीही उम्मीदीन से खिताब करते हुए कहा कि कौम जिसको वोट देगी हम कबूल करेंगे। कौमी यकजहती की आड़ में केसेस को ख़त्म नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई को सज़ा उनकी अपनी वजह से मिली। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दाव पर लगा थी। जब कभी बदकिस्मती से कभी कोई हादसा हुआ तो गुफ्तगू हुई, दिलखराश वाक़यात हुए और उनके ऊपर हमने न सिर्फ बड़ी हमदर्दी से उनको सुना और उनके ऊपर हत्तुल मकदूर इक़दामात लेने की भरपूर कोशिश की, मगर उसके बावजूद जब कोई इस तरह का वाक़या होता है तो तलखियाँ काफ़ी अरसे तक वो ज़हनों में रहती हैं कि मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी सियासी जिंदगी इस बात से जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं, मसीही बरादरी है, हिंदू बरादरी है, सिख बरादरी है, दूसरी जो मजहबी बरादरियाँ हैं, उनको इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून के साथ रहने का पूरा हक हासिल है। और मियाँ नवाज शरीफ ने अमली तौर पर, चाहे वो इक़्तिदार में रहे या इक़्तिदार से बाहर, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर बसने वाली मजहबी बरादरियों से इंतहाई शफकत मोहब्बत उन्होंने जोड़ा और ये बात रोजे रोशन की तरह आया है। यकीनन मेरे दौर में बहुत बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, लेकिन मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उन वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए और जहाँ पर भी जो कानून की जिसने भी खिलाफ वर्जी की है उसको कानून के कटहरे में लाने के लिए हमने इखलास के साथ कोशिश की। मगर आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमें उसका एहतराम है और यकीनन उन ऑब्जर्वेशंस, उन ख्यालात को हमें मद्देनजर रखकर आगे चलना होगा।
پاکستان میں نوجوانوں کی اکثریت کو امید ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات شفاف ہوں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ نے بین الاقوامی ادارے کے تعاون سے پاکستان میں 18 سے 34 برس کی عمر کے افراد کا سروے کیا۔ سروے میں پوچھا گیا کیا آئندہ میں انتخابات منصفانہ اور شفاف ہوں گے۔ 65% نوجوانوں نے کہا کہ وہ امید رکھتے ہیں انتخابات شفاف اور منصفانہ ہوں گے۔ 20% نوجوانوں کی رائے میں الیکشن آزادانہ نہیں ہوں گے۔ سروے میں 15% نوجوانوں نے الیکشن کے شفاف ہونے سے متعلق کوئی رائے نہیں دی۔ سروے میں نوجوانوں سے پوچھا گیا آپ کو الیکشن کمیشن پر کتنا اعتماد ہے؟ اس کے جواب میں 42% نوجوانوں نے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا، 40% نوجوانوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، 18% نے کوئی رائے نہیں دی۔ سروے کے مطابق 36% شہری اور 36% دیہی نوجوانوں کے خیال میں انتخابات بالکل آزادانہ ہوں گے۔ سروے میں نوجوانوں سے سوال کیا گیا کیا کوئی ادارہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ تو نوجوانوں کی اکثریت 68% نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ انتخابی عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ سیکورٹی فورسز کی ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں مطلوب دہشت گرد اشرف شیخ اور برہان اللہ ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو سرداری کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی غریبوں اور مظلوموں کی جماعت ہے، عوام کی مشکلات ہماری مشکلات ہے۔ سانگڑ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب آیا تو بلاول بھٹو سرداری متاثرین کے ساتھ کھڑے رہے، آج سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے گھر بن رہے ہیں۔ گیس آپ کا حق ہے، وفاق نے آپ کو حق نہیں دیا۔ عوام 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں، ہم تنخواہیں ڈبل کریں گے، مفت تعلیم اور مفت علاج کی سہولت دیں گے۔ میں آصفہ بھٹو زرداری آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ میں بیٹی ہوں بے نظیر کی، اور بے نظیر غریب کی آواز تھی۔ اب بلاول آپ کی آواز ہے، اب میں آپ کی آواز ہوں، اور نہ کبھی میرا بھائی بلاول بھٹو زرداری خاموش رہے گا اور نہ کبھی میں خاموش رہوں گی۔ سیاسی جماعتوں صرف امیروں کو امیر کرنا چاہتے ہیں اور غریبوں کو اور غریب۔ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بچے بھوکے سو رہے یا نہیں، ان کو صرف اقتدار کی لالچ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا سوچتی ہے، ہم نے ہمیشہ غریب اور مظلوم کے ساتھ دیا ہے۔ جب شہید بی بی وزیر اعظم تھی تو ہر کیبنٹ کی میٹنگ میں ان کا پہلا ایجنڈا ہمیشہ عوام کی زندگی آسان کرنے تھا۔ میرے بھائی بلاول بھٹو زرداری یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنے گا، اس کا بھی ہمیشہ پہلا ایجنڈا غریب اور مظلوم کی مشکل آسان کرنے ہوگا۔ ووٹ کی طاقت صرف آپ کی ہے، اور جب آپ اپنی طاقت صحیح استعمال کریں گے تو پاکستان اور بھی طاقتور بنے گے، اور جب ہم مل کر کام کریں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ نون لیگ کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیقی نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری پر تنقید، کہا کہ سندھ کا نوجوان لاہور میں آ کر منجھے ہوئے سیاستدانوں کے خلاف بغیر سوچے سمجھے بول رہا ہے، وہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ اس کے نانا کی جمہوریت سے پردہ اٹھایا جائے۔ سعد رفیق نے بانی پی ٹی آئی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو کیا آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ وہ این اے 122 کے علاقے چنگی امر سدھو میں کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ سندھ سے آئے اپنے عمر سے بہت بڑے لوگوں کے بارے میں بد زبانی کر رہا ہے، میں اس کو مشورہ دیتا ہوں ایسا نہ کریں۔ آپ کے نانا حضور بھی یہی کرتے تھے، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ان کے مظالم کے قصے پھر بیان کرنے شروع کریں۔ اپنے اخلاق کو اتنا خراب نہ کریں کہ بات کرنی جب پڑے ایک دوسرے سے تو مشکل ہو، یہ نہ کریں۔ یہ 6-7 دن کا الیکشن گزر جائے گا، پنجاب آپ سے فتح نہیں ہوگا۔ پنجاب فتح کرنا ہے تو پھر بڑے ہو جائیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں محمد زبیر چیئرمین پرائیویٹائزیشن تھے، انہوں نے اپنا ایک ہدف بھی پورا نہیں کیا۔ محمد زبیر اپنی ناکامی کو دوسروں کے سر پر نہ ڈالیں، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ محمد زبیر نے غلط بیانی کی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کچھ کہوں گا تو ان کو مصیبت پڑ جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی میں ہر طرف تباہی اور بربادی ہے۔ 8 فروری کا الیکشن نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے، ہمارے ظالم حکمران ہمارے شہر کا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں۔ کراچی کے دشمن الیکشن لڑنا نہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے خریدنا چاہتے ہیں۔ 8 فروری 2024 کا یہ الیکشن کھیل تماشا نہیں ہے، نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آج اس شہر میں چاروں طرف
तबाही बर्बादी है। ऐ मजलूमों, तुमसे भी सवाल होगा कि जब तुम पर यह जुल्म हो रहा था तो तुमने जुल्म के खिलाफ कोशिश की या नहीं की। इस शहर में हमारा ही पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें बेचता है, लेकिन इस शहर पे कब्जा करने वालों के पास बहुत पैसे हैं, हजारों अरब रुपए हैं उनके पास, और वो इलेक्शन को लड़ना नहीं, उसको खरीदना जानते हैं, खरीदना चाहते हैं। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने 8 फरवरी के इंतखाबात को अवामी रेफरेंडम करार देते हुए MQM की कामयाबी का दावा कर दिया। कहते हैं वजीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वालों के नीचे से आज लाड़काना की जमीन भी निकल रही है। 75 सालों से इन तमाम शहरों और सूबों और वफाक को सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अब वक्त आ गया है कि कराची को मजीद तबाह और बर्बाद ना किया जाए। वो जो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, भाई लाड़काना और नवाबशाह को संभाल लो, वो तुम्हारे पैरों से वहां की जमीन निकल रही है। पंजाब में जाकर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हो तो मॉडल क्या है? क्या सिंध सबसे तरक्की याफ्ता सूबा बना 15 सालों में? क्या कराची में पानी की कमी कम हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर राउफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। काजी मोहम्मद अनवर खैबर पख्तूनख्वा, वलीद इकबाल पंजाब, नूरुल हक कुरैशी सिंध और सैयद इकबाल बलूचिस्तान, जबकि शाह नासिर गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तहरीक इंसाफ एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान अपना वोट डाल सकेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 2 फरवरी शाम 8 बजे तक वसूल किए जा सकेंगे। 3 फरवरी दिन 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कागजात की स्क्रूटनी होगी। 3 फरवरी शाम 6 बजे तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। PTI एलामिया के मुताबिक 3 फरवरी रात 10 बजे तक उम्मीदवारों की शिकायत वसूल की जाएंगी। 4 फरवरी 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रिब्यूनल शिकायत की समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। 5 फरवरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी और 6 फरवरी को नताइज का ऐलान होगा। गुज़श्ता रोज PTI की जनरल बॉडी ने रऊफ हसन को मुत्तफिका तौर पर तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले तक उमर अयूब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। खबर यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा, उन्होंने अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का तफसीली फैसला 20 फाउंडिंग्स पर मुश्तमिल है। फाउंडिंग्स में साइफर, चशमदीद गवाह और सीक्रेट दस्तावेजात की अहमियत शामिल है। फैसले में कहा गया है कि साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया। वजारत खारजा वज़ीर आज़म से साइफर वापस नहीं मांग सकती। बतौर वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ 25 गवाहान बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत भी पेश किए। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। समात में वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्तें देकर ताखीरी हरबे अपनाए। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने 342 के बयान दिए लेकिन दस्तखत ना किए। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा से ऐसे रवैये और ताखीरी हरबों की तवक्कुआत नहीं थी। अदालत का कहना है कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं है। साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा। बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। अदालत का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5(3)(a), 5(1)(c)
IPC 51D 9 के तहत कसूरवार करार देती है। अदालत दोनों मुलजिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाती है। तमाम दफात के तहत दी गई सजाओं की मुद्दत फौरी और एक साथ तसव्वुर होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदार वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में कमर तोड़ महंगाई के शिकार अवाम को मजीद झटके देने की तैयारी। वफाकी काबीना ने हार्डशिप पॉलिसी कैटेगरी के तहत 146 इंतहाई जरूरी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। शहरियों का कहना है कि खाने पीने की अशिया तो पहले ही दस्तरस से बाहर हो चुकी, लेकिन अब अद्वियात भी महंगी करके अवाम को दवासाज कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इजलास के एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने कॉम्पिटिशन कमीशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट रेगुलेशन चीन के माबैन मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान मालूमात के तबादले और तकनीकी इस्तेदाद में इजाफा होगा। ऐसी दवाइयाँ महंगी की हैं जो ताकि जान बचाने वाली थी, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब इस काबीना की ये मर्जी है कि अब ये गरीब आदमी जो है वो इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदा भी ना रहे। महंगाई पहले ही बहुत है और ये अदवाइयात जो है जो यानी कि ज़रूरियात है जान बचाने की, उस पर भी अभी उन्होंने ज़्यादा कर दिया रेट। रोटी का आटे का नहीं पूरा होता है तो देहात है ना, जिसके हमारे जैसे बीमार बंदे हैं हम कहाँ से है ना पूरा करके। पहले इतनी महंगाई है, ये इजाफा करके आवाम पर और बोझ डाला गया है। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के 26 जनवरी 2024 को मुनक्किद होने वाले इजलास और कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 26 और 31 जनवरी को होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक भी कर दी। इदारा शुमारियात ने जनवरी में महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली, गैस की कीमतों और किराए में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चिकन, टमाटर, प्याज और अंडे भी महंगे हुए। निगरान हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे रह गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई 30.2%, जबकि दही इलाकों में 25.7% रिकॉर्ड हुई। जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसत शरह 28.73% रही। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में चिकन 31.44%, टमाटर 28.28%, प्याज 28% और अंडे 17% महंगे हुए। सब्जियां 8.31%, दाल चना 7.63%, चाय 5% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किरायों में 15%, गारमेंट्स में 6.84% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बिजली 6.45% महंगी हुई। सालाना बुनियाद पर टमाटर 154%, सिगरेट्स 98% महंगे हुए। एक साल में गैस की कीमतों में 520% इजाफा हुआ। इस दौरान बिजली टैरिफ में 70% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट किराए 41% बढ़ गए।